बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास जो है वो क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास किस तरह होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि रेजोनेंस हमारे पास क्या होती है। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, या रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम मीसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, the decrease in electron density at one position and corresponding increase elsewhere। मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक जगह से उसकी जो पोजीशन है वो डिक्रीज होके किसी दूसरी जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाली जगह पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम जिनमें रेजोनेंस होती है तो उनमें हमारे पास क्या होगी, फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिफरेंट होगी अगर हम उनको उन स्ट्रक्चर से या उन एटम से कंपेयर करें, उन स्ट्रक्चर से जिसमें हमारे पास जो है वो रेजोनेंस नहीं होती। तो उन ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमारे पास रेजोनेंस होती है और जिनमें हमारे पास रेजोनेंस नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है अगर हमारे कुछ ऐसे जो है जिनमें रेजोनेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो हमारे पास लोन पेयर है, हमें पता है कि ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अमोनिया पर जो नाइट्रोजन पे जो एन नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम पे, वो उसके जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड क्यों है, वो डीलोकलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते। ये अपने हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिटेल से पढ़ चुके हैं, लोकलाइज बॉन्डिंग और डीलोकलाइज बॉन्डिंग को। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। मतलब अमोनिया में जो है वो रेजोनेंस नहीं हो सकती। अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके बेंजीन रिंग उसके साथ अटैच कर दें तो फिर हमारे पास रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें देखिए रेजोनेंस जो है वो किस तरह पॉसिबल होगी, अगर हमारे पास ये जो लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ अब जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है जब यहाँ फर्दर नेक्स्ट आगे यहाँ मूव करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ मूव करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो है वो एटम पे। तो क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो मेरे पास आया है ये जब नेक्स्ट यहाँ मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड जब नेक्स्ट इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, इस डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक जो हमारे पास बॉन्ड है उसके जब ये नाइट्रोजन पे दोबारा से शिफ्ट होंगे तो दोबारा से देखिए यही वाली स्ट्रक्चर बनेगी, नाइट्रोजन पे लोन पे और यहाँ फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह जब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा नाइट्रोजन पे मूव करेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही स्ट्रक्चर बनेगी, नाइट्रोजन पे दोबारा से लोन पेयर आ जाएंगे और यहाँ दोबारा से हमारे पास जो है वो एक डबल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें देखें हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो लोन पेयर ने क्या की है, डीलोकलाइजेशन शो की है, रेजोनेंस शो की है। तो इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के। जब रेजोनेंस हुई तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो वहां से डिक्रीज हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गई, बेंजीन रिंग की तरफ। जो हमने साथ बेंजीन रिंग अटैच की थी वहां से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन। मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होके कहाँ इंक्रीज हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी बेंजीन रिंग थी। तो इसी को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और दूसरी किसी जगह पे इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए हमारे पास ऑपरेट करता था थ्रू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑपरेट करता है थ्रू पाई बॉन्ड। क्या पाई बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगी, नहीं तो रेजोनेंस
नहीं होगी। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट का था वो ऑपरेट करता था थ्रू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है वो हमारे पास ऑपरेट करता है थ्रू पाई बॉन्ड। उसके बाद अगर हम इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट करके देखें तो हमने देखा था कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट नहीं होते दूसरे एटम पे, बल्कि क्या होती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहे हैं दूसरे एटम की तरफ ज्यादा होती है, और जो हमारे पास कह लें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ ज्यादा होगी और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ कम होगी। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पार्शियल चार्ज नहीं आ रहा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक एटम पे जो ज्यादा शिफ्ट हो एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट होती थी, दूसरे एटम की तरफ कम शिफ्ट होती थी। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास पार्शियल चार्ज नहीं आ रहा, बल्कि जो हमारे पास एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट कर रहा है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में ये डिफरेंस है, इसलिए आपने इन दोनों को जो है वो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये इनमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं कि ये ऑपरेट करता है थ्रू जो हमारे पास है वो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास जो है रेजोनेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता था थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मूव करता है, लेकिन वहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव नहीं थे करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी तरफ एक जो है इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक एटम की तरफ ज्यादा मूव होती थी और दूसरे एटम की तरफ कम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ज्यादा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ कम। उसमें एक्चुअल जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता था, उसमें पार्शियल चार्ज होता था, लेकिन यहाँ पार्शियल चार्ज नहीं आता। अब देखिए हमने देखा कि हमारे पास से जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कुछ एटम जो है वो जो है डोनेट करती हैं, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें कुछ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी करते हैं, सिर्फ डोनेट नहीं करते। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास कुछ एटम थे जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी को विड्रॉ करते थे और कुछ क्या करते थे, डोनेट करते थे। बिल्कुल इस तरह रेजोनेंस इफेक्ट में भी हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। तो इस अगर हम बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगाएं NO2, नाइट्रो बेंजीन की एग्जांपल है। एनालीन में हमने देखा था कि यहाँ क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसने डोनेट किया था, यहाँ क्या हुई थी, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया था। लेकिन अगर नाइट्रो बेंजीन की बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A group containing unshared pair of electron donate electron pair to unsaturated system। वो ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अनसैचुरेटेड सिस्टम को। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि वो ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हुआ हो, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन के वो ग्रुप जो जिसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि नाइट्रोजन पे हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, वो इलेक्ट्रॉन को अनसैचुरेटेड सिस्टम से क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, वो डोनेट नहीं करते। तो अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो देखो नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा कि हमारे इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा ना, तो ये वाला जब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या होगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये वाला डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के जो है वो 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन में से कितने बॉन्ड बनाता है, 3, लेकिन इसने अपना लोन पेयर यूज करके ऑलरेडी जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसलिए 5 तो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इधर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गई, एक ये बॉन्ड रह गया और एक ये बॉन्ड रह गया। और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, अब जब ये वाला बॉन्ड जो है वो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड थे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दोबारा से जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड दोबारा से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए, तो दोबारा से हमारे पास जो है वही स्ट्रक्चर बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन की। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और कुछ हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, कि कुछ जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं और कुछ ग्रुप्स जो है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो कुछ ग्रुप्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और कुछ ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। उसके बाद हम रेजोनेंस इफेक्ट का और एसिडिटी का आपस में रिलेशन देखते हैं कि रेजोनेंस का और एसिडिटी का आपस में क्या रिलेशन है, कि रेजोनेंस जो है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम अब कंपेयर करते हैं फिनोल को और एथानोल को, कि अगर हम फिनोल में देखें तो उसकी एसिडिक वो ज्यादा एसिडिक फिनोल है या फिर ज्यादा एसिडिक एथानोल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिनोल है वो 10⁷ टाइम जो है वो मोर एसिडिक है देन एथानोल से। अगर हम फिनोल की स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं OH ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो अगर हम फिनोल की आयनाइजेशन कराएं, अगर हम फिनोल की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो जो हमारे पास क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद O नेगेटिव आयन, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, फिनोलेट आयन, और साथ में H3O पॉजिटिव बनेगा। और इसी तरह अगर हम एथेनॉल की बात करें CH3CH2OH की, तो उसमें जो हमारे पास एथोक्साइड आयन बनता है उसमें देखिए हमारे पास कोई भी साथ जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है वो अटैच नहीं है, मतलब हमारे पास कोई भी साथ रिंग अटैच नहीं है जिसमें वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट कर सके। लेकिन अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में जो मेरा फिनोलेट आयन बनता है वो रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है, मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है, वो इजीली उसकी डीलोकलाइजेशन जो है वो हो सकती है रिंग के अंदर। तो अगर हम फिनोलेट आयन की जब इसमें से जब प्रोटॉन लॉस होता है, हाइड्रोजन जब लॉस हो जाता है, तो इसकी अगर हम फिनोलेट आयन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब ये हमारा जो फिनोलेट आयन में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोबारा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो मेरा फिनोलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करता रहता है, वो रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है, उसमें डीलोकलाइजेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर हम एथेनॉल की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो हमारे पास ऑपरेट करता है थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर हम उसकी CH3CH2OH एथेनॉल की बात करें तो उसमें हमारे पास कोई भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए O नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड नहीं है, वो रेजोनेट नहीं कर सकता। तो अगर हम फिनोल की पीके वैल्यू चेक करें हमारे पास आती है 10, और अगर हम एथेनॉल की पीके वैल्यू चेक करें हमारे पास होती है 17। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पीके है वो इनवर्सली रिलेटेड है Ka से, Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो वो हमारे पास जो है जितनी के पीके की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी तो Ka की वैल्यू उतनी ही कम होगी, मतलब वो एसिड ज्यादा डिसोसिएट नहीं करेगा, और जितनी हमारे पास पीके वैल्यू जो है वो कम होगी Ka वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ज्यादा डिसोसिएट करता है, प्रोटॉन जो है वो इजीली लॉस करता है। तो अगर हम पीके वैल्यू चेक करें फिनोल की तो वो 10 है, मतलब इसकी पीके वैल्यू कम है तो Ka वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर हम इसको एथेनॉल से कंपेयर करके देखें तो उसकी पीके वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, मतलब इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है तो इसकी Ka वैल्यू कम होगी। तो इस तरह हमारे पास जो फिनोल है वो क्यों ज्यादा एसिडिक है देन एथेनॉल से, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, तो हम उसमें क्या आंसर लिखेंगे, इनहैंस्ड एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन, कि हमारे पास एसिडिक फिनोल क्यों ज्यादा है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज करता है, इसलिए हमारे पास जो फिनोलेट आयन बनता है वो रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है आफ्टर
आयोनाइजेशन के। आयोनाइजेशन के बाद हमारे पास जो फिनोलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो इनहेंस करता है एसिडिटी ऑफ फिनोल को, कि अगर हम फिनोल के ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा दें NO2 ग्रुप, तो फर्दर जो हमारे पास एसिडिटी है वो इनहेंस हो जाती है। तो वो कैसे इनहेंस होती है, इसमें हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है। मतलब जितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब डीलोकलाइज हुआ है। इसमें जो हमारे पास फिनोलेट आयन वाला जो O नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप पे भी डीलोकलाइज करता है, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस अगर हम नाइट्रो और फिनोल की बात करें तो यहाँ से जब जो प्रोटॉन है जब लॉस होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसमें जब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ O डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज। अब जिस तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज है उसी तरह अगर दोबारा जो बॉन्ड रेजोनेट करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की। ये वाला बॉन्ड जो है अगर यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो फर्दर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट करे और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे मूव करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चले जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, और फर्दर ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, नेक्स्ट जो एटम पे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोबारा जो क्या होगा जब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो दोबारा हमारे पास मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज दोबारा यहाँ आएगा तो एक यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड जो था इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो नाइट्रो ग्रुप की वजह से बनेगी, कि जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है उसमें भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर डीलोकलाइज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ N में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा हो गई हैं। इसी वजह से हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो फर्दर इंक्रीज करता है, फर्दर इनहेंस करता है फिनोल की एसिडिटी को, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप में हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारे पास हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर क्या कर जाता है डीलोकलाइज कर जाता है, वो ज्यादा रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है। इसी वजह से हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो फर्दर इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ फिनोल को। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि व्हाई नाइट्रो ग्रुप इनहेंस द एसिडिटी ऑफ फिनोल, इसको जस्टिफाई करें तो इसमें हम यही लिखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप जब हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगेगा फिनोल पे तो उसकी एसिडिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी कैसे फर्दर हमारे पास इंक्रीज होगी, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाएंगी। नाइट्रो ग्रुप हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप में भी डीलोकलाइज करेगा, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बनेगी, इसलिए हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा रेजोनेंट स्टेबलाइज हो जाएगा।